GS2 समाप्ति की तरफ है। उसमें जो गवर्नेंस है, हम गवर्नेंस के कुछ अंतिम 1-2 टॉपिक जो हैं उनमें भी, और पॉलिटी के जो कुछ बचे हुए टॉपिक हैं उनसे डील कर रहे हैं। GS2 में पॉलिटी गवर्नेंस के साथ साथ जो सोशल इशूज होते हैं ना, उन पे भी ठीक ठाक सवाल पूछा जाता है। तो GS1 का जो सोसाइटी का टॉपिक है वैसा तो नहीं है, लेकिन सोशल इश्यूज जिसमें कि हेल्थ एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, ऐसे ही एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। तो बेसिकली 3 चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स। अब जो हेल्थ है उस पर बात GS3 में भी हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी में भी हम कर लेते हैं। एजुकेशन ऐसा टॉपिक है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी है और जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछे गए। तो आज हम अगले कुछ मिनट तक एजुकेशन को इस तरह से देखेंगे कि जो भी जितने भी प्रकार के संभावित सवाल हैं मेंस में इस बार या शायद अगली बार भी, उनको हम डील कर सकें। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग 31-40 मिनट की क्लास होगी या शायद 1 घंटे भी हो सकता है। धैर्य से सुनिए, फिर जो भी होगा क्वेरी हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है भैया? फाइन। यस सर। देखिए, एजुकेशन है, एजुकेशन में इतने सारे डायमेंशन हैं। ठीक है, जो भी पॉसिबल डायमेंशन है। हेल्थ है, हेल्थ में इतने सारे डायमेंशन हैं, बट आज बात सिर्फ एजुकेशन की, हेल्थ वगैरह शायद रिकॉर्ड कर देंगे। अब जो PYQ है, PYQ में देखिए UPPCS ने क्या पूछा है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट साल 2020 में, चूंकि टॉपिक में सीधा सीधा दिया है। क्या दिया है? मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। दूसरा 2023 में हेल्थ सर्विसेज पे सवाल पूछा। ठीक है, कुछ UPSC और UPPCS के और सवाल, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब तो कुल मिला के महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एजुकेशन के तहत हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उनमें क्या क्या चैलेंजेस है, सरकार के क्या क्या प्रयास हैं। एक मामला लेकिन बड़ा मज़ेदार और बड़ा रिलेवेंट लग रहा है, और वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया तब से चर्चा का विषय बना है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो हमने सोचा शुरुआत इसी से कर लेते। क्यों कर लेते? अभी कुछ दिन पहले, शायद 10-15 दिन पहले, विरोध हुआ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको अपनाने के लिए कहा है अपने राज्य में। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब है कि एक तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, जैसे मराठी है, प्लस एक इंग्लिश है, और तीसरी कोई एक और एक भाषा, प्रेफरेबली हिंदी। तो उन्होंने हिंदी को ऑप्ट किया है। ठीक, तो इसलिए फिर से चर्चा में आ गई। दूसरी खबर थी जो बहुत चर्चा में थी, शायद अभी इसमें अगर दिख रहा होगा, नहीं, कट कर दिया पूरा, तो बहुत चर्चा में थी क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान का जो पैसा था वो केंद्र सरकार ने रोक दिया है, वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु का, क्योंकि वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको अपना नहीं रहे हैं ठीक से, और स्पेशली वो उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला का भी एक पेज फंसा हुआ है, तो और चर्चा में आ गए ये सब बातें। तो हम क्या करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर ही लेते हैं। तो सोचा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है ये बताऊं, फिर सोचा उद्देश्य कहाँ से लूँ, तो लेट द ट्रूथ कम फ्रॉम माउथ ऑफ हॉर्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बुकलेट था उसे उठाया, और उसी में जो उन्होंने दिया हुआ था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या करेगा, वहीं से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लगा दिया। इसको हिंदी में भी मैं बोल दूंगा, बाद में कंटेंट में भी डाल दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4-5 जो प्राइमरी उद्देश्य हैं, जो कोर उद्देश्य है, वो आप जान लीजिए। उसके जो मेंबर्स रहे हैं उस कमीशन के, उनमें से कुछ मेंबर्स ने को ऑथरशिप में एक किताब लिखी है, नो सिलोज, और वो किताब में जिक्र करते हैं कि अभी तक जो एजुकेशन रहा है भारत में, वो
टाइट बॉटल के टाइप का रहा है, यानी कि बाहर की दुनिया से, वाटर टाइट बॉटल के टाइप का रहा है, बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं। यानी कि किसी एक कॉलेज में एलएलबी या लॉ की पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटी में, तो सिर्फ वो लॉ का ही इंस्टीट्यूट हो जाएगा। इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है तो इंजीनियरिंग। मल्टी डिसिप्लिनरी जो सिस्टम था वो भारत में नहीं था। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्रीफेस में ही सहमति से सभी मेंबर्स ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो 5-3+4 वाला जो फार्मूला है वो इसकी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका, अचीवमेंट और दर्शन है। इसके पीछे का कारण है कि इस तरीके के फार्मूले से हम किसी भी स्टूडेंट को उसकी माइंड, उसकी स्पिरिट के हिसाब से एजुकेशन दे पाएंगे। क्यों? एक 5 साल का बच्चा किस प्रकार का एजुकेशन हासिल कर सकता है, एक 10-12 साल का बच्चा किस तरह का एजुकेशन हासिल कर सकता है, एक 16-17 साल का बच्चा किस तरह का एजुकेशन हासिल कर सकता है। 5 साल 12 साल तक के बच्चे को कान पकड़ के आप 2-4 लगा सकते हो, 16-17 साल के बच्चों को लगाओगे तो घर में विवाद हो जाएगा और बातचीत होनी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको बहुत प्रोडक्टिव लर्निंग की ज़रूरत है। रूट लर्निंग को ख़त्म करना है, प्रायोगिक लर्निंग की ज़रूरत है, और ऐसी लर्निंग जो आपको एम्प्लॉयबल बना सके, जो आपको रोज़गार के योग्य बना सके। नहीं तो जिस तरीके से चेंजिंग वर्ल्ड है, आप रोज़गार के लायक नहीं रहेंगे, और लायक रहेंगे तो आप फिर ऐसे रोज़गार में रहेंगे जिसमें कुछ ग्रोथ नहीं होगा। तो ये खुद कहते हैं इनका उद्देश्य क्या है, यानी कि सिलोज में एजुकेशन नहीं देना है। क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक टर्म यूज करते हैं ये, FLN, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी। मतलब कोई भी बच्चा एक पर्टिकुलर उम्र में लैंग्वेज में किस तरीके से काबिलियत रखता है, किस तरीके से वो लैंग्वेज को सीख पा रहा है, न्यूमरस स्किल कैसे हासिल कर पा रहा है, उसकी भी परख होगी। उसका चाइल्डहुड इस तरीके से होना चाहिए कि वो दुनिया में अधिकतर चीज़ों से एक्सपोज हो सके। ये इसका एक उद्देश्य था। तो फाउंडेशनल जो लर्निंग है, लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, इसको ये एक बहुत अर्जेंट और नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी बात बताते हैं, FLN जिसको बोलते हैं। ऐसे लिख देना FLN, हिंदी वाले भी ब्रैकेट में उसका हिंदी तर्जुमा लिख देना। फिर ये कहते हैं कि ड्रॉप आउट रेट को कम करना है और यूनिवर्सल एजुकेशन एक्सेस को बढ़ाना है। फिर कहते हैं कि जो करिकुलम है वो करिकुलम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक यानी कि समग्र होना चाहिए, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत होना चाहिए, एन्जॉयबल और एंगेजिंग होना चाहिए। इन चारों चीज़ों का मतलब है कि भाई होलिस्टिक मतलब उसको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें, अगर आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ आपको उसके पहले की एजुकेशन पॉलिसी भी पता होनी चाहिए। साथ में एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके की पॉलिसी की ज़रूरत है भारत को, ये भी पता होना चाहिए। क्या क्या चैलेंजेस, ये भी पता होना चाहिए। और इसको हम एकेडमिया के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, टेक्नोवेशन के साथ में हर तरीके से लिंक कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें। और जब पढ़ा रहा हूँ तब एक एक वर्ड PDF आपको ना रटाऊँ, बल्कि वो आपको थोड़ा सा रसात्मक तरीके से समझ में आए, मज़ेदार हो, इंगेजिंग हो, बीच बीच में आपसे सवाल पूछा जाए, आपसे बातचीत की जाए। ऐसा ना हो कि मोनोलॉग चल रहा है। टीचर्स की भी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको शिक्षा मिले, इसकी भी कोशिश हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, लर्निंग गैप कम हो, इनविजिबल गैप कम हो। ठीक। पार्ट 2 जो उनका हायर एजुकेशन था, उसमें इन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज में एजुकेशन है उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि वाकई में क्वालिटी बहुत कचरा है। और मल्टी डिसिप्लिन यानी एक ही छत के नीचे लॉ से लेकर के इंजीनियरिंग तक सारी पढ़ाई हो, मोटिवेशन और कैपेबल फैकल्टी हो, जो टीचर है उसकी भी कैपेबिलिटी तय हो, उसकी भी क्षमता तय हो। ये बात अलग है कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा योग्य शिक्षक होने चाहिए, डॉक्टर कलाम भी यही बात मानते थे। लेकिन शिक्षा क्षेत्र का दुर्भाग्य ऐसा है कि हर लिहाज से किसी भी टाइप की एजुकेशन में आप चले जाइए, आपको दिक्कत महसूस होगी। तो ये दिक्कत है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बेहतर हो, गवर्नेंस भी बेहतर हो, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन का भी विस्तार हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से
इनकॉर्पोरेशन किया जा सकता है, उसकी भी बात चल रही। ये सारे उद्देश्य थे। अब ये जो उद्देश्य थे, हमने क्या किया, पीआईबी से ढेर सारे आर्टिकल उठाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या अचीव किया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या अचीव किया, उन सभी पीआईबी के जो कंपाइलेशन थे उनको मैंने कॉपी किया, मर्ज किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आदेश दिया कि वो उसको ठीक से इंटीग्रेट कर दे और कस्टमाइज कर दे। बाद में उपयोगी तरीके से मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, अभी इसको हम देखेंगे क्या हासिल किया है, लेकिन सबसे पहले विवाद की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस विवाद पर सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। मतलब विवाद पे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 3 लैंग्वेज फार्मूला पे कोई सवाल पूछेगा या बात करेगा। हिंदू की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 3 लैंग्वेज फार्मूला पे मैंने कम से कम 10 से 15 एडिटोरियल और उनके कॉलम पढ़े, और उनके कॉलमिस्ट 10 में 9 बार, एक बार थोड़े बैलेंस रहे लेकिन 10 में 9 बार उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को कचरा बता दिया और एंटी साउथ बता दिया। ठीक, तो हिंदू और जो साउथ इंडिया के जो संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था के जो ठेकेदार लोग हैं, उनको लगता है कि कुछ भी अच्छा होता है तो बुरा ही होता है, चाहे वो नेशनल मेडिकल कमीशन हो चाहे ये हो। M.K. स्टालिन का ट्वीट भी लगा दिया है साथ में। M.K. स्टालिन ने एक बात थोड़ी सी रिलेवेंट कही जो मुझे लगा कि आप आर्गूमेंट के तौर पे पेश कर सकते हैं, क्योंकि तमाम बुरी चीज़ों में भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल जाती। स्टालिन कहते हैं, माय डियर सिस्टर ब्रदर फ्रॉम अदर स्टेट। ये बात अलग है, बंटवारा विभाजन का ये भी एक तरीका है, बट फिर भी वो कहते हैं कि क्या हिंदी ने बाकी भाषाओं को निगल लिया है। वो कहते हैं यूपी बिहार की भाषा कभी हिंदी थी नहीं। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमायूनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खैरा, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब को खा गई हिंदी, ऐसा वो कह रहे हैं। चूंकि मैं साहित्य का और भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ, भाषा का भी विद्यार्थी रहा हूँ, इस नाते एक हद तक इनकी बात में सच्चाई मुझे महसूस हुई, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लगा इसको पॉलिटिकली उन्होंने यूज किया। लेकिन ये आर्गूमेंट हम दे सकते हैं कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, कहीं ना कहीं ये मोनो लैंग्वेज और हिंदी को, हिंदी की वजह से, हिंदी के माध्यम से जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रभावित कर देगा। ये एक तर्क आप दे सकते हैं जो उनके ट्वीट से निकल के आया। बाकी तमिलनाडु का जो विवाद है, कर्नाटका और केरला में दिक्कत है नहीं। ये एक्सप्रेस की कटिंग है, एक्सप्रेस उससे उल्टी राय रखता है। एक्सप्रेस कहता है तमिलनाडु हैज़ एन ऑलमोस्ट सेंचुरी ओल्ड हिस्ट्री। 100 साल से ज़्यादा बड़ी ये समस्या बता रहा है तमिलनाडु के लिए। बताऊंगा कैसे। एंटी हिंदी एजुटेशन को लेकर कह रहा है बाकी जो स्टेट हैं साउथ की, वो क्या कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं, तमिलनाडु को ज़्यादा दिक्कत है। फिर ध्यान में आया कि जब देश आज़ाद हुआ, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला की निकल के आती है जेनेसिस और शुरुआत, उसको थोड़ा आप जानेंगे तो भी हम समझ पाएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये काम दिया गया कि तमिलनाडु से और सदर्न स्टेट से बात करें और किसी न किसी हिसाब से कम्युनिकेशन की, शिक्षा की क्या भाषा हो सकती है, किस तरीके की सिमेट्री लाई जा सकती है राष्ट्रीय स्तर पर, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु गए, उन्होंने बहुत बात किया, बहुत लोगों से बात किया, और मैं उनके स्टेटमेंट को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा लैंग्वेज फार्मूला पर, लैंग्वेज को लेकर के जो स्थिति है या जो प्रयास हैं या जो वे फॉरवर्ड, वो साउथ इंडिया और स्पेशली तमिलनाडु में तय नहीं हो सकता, क्योंकि लोग भाषा को लेकर के इमोशनली बड़े चार्ज्ड, स्पेशली एंटी हिंदी को लेकर के, तो उनसे आप कोई बात ही नहीं कर सकते इस पर। दे आर नॉट रेडी टू लिसन इवन। बाद में 60s में कोठारी कमीशन की नियुक्ति की गई और उसने कहा कि 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है वो एक आदर्श फार्मूला हो सकता है। 80s के डिकेड में, 86 में संभवतः, जब नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी आई, उसने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला का समर्थन किया, और उस 3 लैंग्वेज फार्मूला में कहा गया कि
जो भी राज्य हैं उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा, एक तो वो रहेगी प्राइमरी के तौर पे। दूसरा, आप एक फॉरेन लैंग्वेज ले लो, स्पेशली अंग्रेजी भारत में। और तीसरा, एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा, उस स्टेट के बाहर की भाषा जो प्रचलित है काफ़ी, स्वेच्छा से ले सकते हो, बट हिंदी को प्रेफरेंस दिया जाए। ये था थ्री लैंग्वेज फार्मूला का, भाषा का फार्मूला। तमिलनाडु में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, आपको पता ही है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर थ्री लैंग्वेज फार्मूला के फ़ायदे की बात आ जाए, मैंने 2 आर्टिकल लगाए हैं। एक सोनिया गांधी का लगाया है, इन्होंने भी हाल ही में हिंदू में लिखा है, ऑफकोर्स हिंदू में लिखा होगा, 2025 31 मार्च का आर्टिकल है इनका, कॉलम है इनका। और दूसरा ये कहता है एक्सप्रेस का कॉलम, और ये कहता है हिंदू का कॉलम। हिंदू में सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने 3C फार्मूला दिया है। कहा है भारत की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कम्युनल है, सेंट्रलाइज्ड है और कमर्शियल है। स्टालिन के कहीं ना कहीं जो टोन है उसी टोन में ये बात कही गई। जबकि एक्सप्रेस ने जो लिखा, जो एडिटोरियल छापा इसी साल फरवरी में, उसने कहा कि जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है उसका जो विरोध है वो लिंग्विस्टिक प्राइड या पॉलिटिकल वजहों से ज़्यादा हो रहा है। इस तथ्य में, तर्क में दम नहीं है स्टालिन की। क्यों, देखते। तो पहले देखेंगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो है उसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। अगर आ जाए थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है आपको बता दिया हमने। एक बात आपको और बता दूं कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर रखा जाएगा, इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं मिलता है आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सरकार ने बहुत फूक फूक कर कदम रखा है। तो प्लीज़ ऐसा जो है प्रीलिम में अगर इस तरीके से सवाल आया तो आप तनाव मत लीजिएगा, कहीं पे भी जिक्र नहीं, क्योंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, ऐसे सवाल बहुत पूछती रही। बेनिफिट क्या है पहले देख लेते हैं। पहला बेनिफिट कि जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है वो स्टूडेंट को उसकी मदर टंग के साथ, उसकी मदर लैंग्वेज के साथ इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज और एक जो नेशनल कम्युनिकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की भाषा है उसका समावेश करती है, उसको सिखाती है। दूसरा, अगर थ्री लैंग्वेज फार्मूला अपनाया गया तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और जो फ्रेटर्निटी है, फैब्रिक है, जो नेशनल फैब्रिक है, उसको ज़्यादा मजबूती मिलेगी। क्योंकि भारत वैसे तो राष्ट्र के लिहाज से दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वैशाली के समय से है। लेकिन आधुनिक तौर पे देखें तो भारत नेशन इन मेकिंग है। तमाम विभाजनों के साथ, तमाम विरोधी तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे नेशनल जो फैब्रिक है और मजबूत होगा। क्योंकि जब यूपी वाले तमिल पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले हिंदी पढ़ेंगे तो कितना सुंदर होगा। तीसरा, अगर अंग्रेजी इंटरनेशनल लेवल पे टेक्निकल स्तर पर कामकाज की भाषा है, एम्प्लॉयमेंट की भाषा है, तो हिंदी नेशनल लेवल पे कामकाज की भाषा है, एम्प्लॉयमेंट की भाषा है। क्योंकि तमिलनाडु पूरा भारत नहीं है। अगर आपको बेंगलुरु में भी काम करना है, अगर आपको मुंबई में भी काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम करना है, किसी फीमेल को काम करना है, किसी मेल को, किसी यूपी वाले को, किसी तमिलनाडु वाले को, तो वहाँ आपको हिंदी बोलना पड़ेगा मोस्टली, या फिर अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। और चूंकि अधिकतर भारतीय होते हैं तो, और वो भी हिंदी समझने बोलने वाले, तो हिंदी ज़्यादा सहूलियत वाला भाषा होगा। और थ्री लैंग्वेज का जो फार्मूला है ये पॉलिटिकल से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में एक इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपको अलग अलग भाषाएं आती हैं तो आप अलग अलग राज्यों के आर्ट एंड कल्चर, उनके लिटरेचर, उनकी तमाम चीज़ों को आप सीख सकते हैं और कुछ ना कुछ बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है, कुछ पोटेंशियल बेनिफिट। चुनौतियाँ और चैलेंजेस क्या हैं? पहली चैलेंज तो यही है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला को, पहले 2 लैंग्वेज की फार्मूला को तो कोई दिक्कत है नहीं, तीसरा जो लैंग्वेज है, भले गवर्नमेंट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिंदी का जिक्र नहीं करती है, लेकिन सदर्न स्टेट स्पेशली तमिलनाडु को लगता है कि हिंदी का इम्पोजिशन है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, नेशनल डिवीजन क्रिएट होता है।
नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाता है। दूसरा ऐसे है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला में अगर आप हिंदी को प्रमोट करते हैं तीसरे लैंग्वेज के तौर पर, तो जो स्टालिन ने बोला उस तर्क में थोड़ी सी तथ्य तो है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा सीखते हो तो दिक्कत नहीं, अगर आप अंग्रेजी सीखते हो तो कामकाज की भाषा, टेक्निकल भाषा, वो किसी भी तरीके से क्षेत्रीय भाषा को खा नहीं रही, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जो है वो इंग्लिश वर्सेस रीजनल लैंग्वेज में नहीं, मदर लैंग्वेज में नहीं, कन्फ्लिक्ट है हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि कन्फ्लिक्ट अंग्रेजी और भोजपुरी में नहीं होगा, क्योंकि जो भोजपुरी और अंग्रेजी दोनों जानता है वो अपने गांव में भोजपुरी में ही बात करेगा। कन्फ्लिक्ट होगा हिंदी वर्सेस भोजपुरी में, जो हिंदी और भोजपुरी दोनों जानता है हिंदी में बात करेगा तमाम वजहों से, आप जानते हैं। तो ये एक खतरा है मोनो लैंग्वेज कल्चर का, हिंदी के एक जैसे कह रहे हो ना सॉलिंग, मतलब हिंदी निगल सकता है बाकी भाषाओं को, ऐसा एक खतरा पैदा हो रहा है। तीसरा, हिंदी थर्ड लैंग्वेज के तौर पे बच्चा पढ़ भी लेगा साउथ का, महाराष्ट्र का, लेकिन क्या नॉर्थ स्टेट के लोग, क्या यूपी के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग थर्ड लैंग्वेज के तौर पर तमिल को अपनाने को तैयार हैं, कन्नड़ को अपनाने को तैयार हैं? जवाब है कम या ना। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान या फिर केवी वगैरह ये प्रयोग ठीक से करते हैं, लेकिन बाकी जो विद्यालय हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो 55% हिस्सेदारी रखते हैं भारत में स्कूल्स में, वो इसको ज़्यादा अपनाते नहीं, क्योंकि इसके लिए उनको बहुत एक्सपर्ट टीचर दूसरी भाषा का रखना पड़ेगा और ढेर सारी समस्याएं भी हैं और हेजिटेंस भी तो है ही। तो ये सारे जो है इसके चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड क्या हो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के? तो वे फॉरवर्ड ही हो सकता है कि उत्तर भारत के लोग थर्ड लैंग्वेज के तौर पर साउथ इंडियन भाषा को प्राथमिकता दें और साउथ वाले हिंदी को प्राथमिकता दें, या जो भी नॉर्थ इंडिया की भाषा है। दूसरी बात, ये स्वैच्छिक ही रहना चाहिए, वॉलंटरी ही रहना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में है, पहले तो केंद्र सरकार उतना ज़्यादा जोर नहीं देती थी। मैं देख रहा था कि इससे पहले जो अर्जुन सिंह थे एजुकेशन मिनिस्टर, स्मृति ईरानी थी, उनकी स्टेटमेंट वगैरह दिखे कि उन्होंने कहा है कि भले कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा थोपेगी नहीं कुछ। लेकिन अभी देखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे मुझे न्यूज़ ऐसे मिले कि उसमें तमिलनाडु ही कह रहा है कि उसके 2200 करोड़ रुपए बाकी हैं सर्व शिक्षा अभियान के, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका हिस्सा जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे कारण कह रहे हैं कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कह रही है और नहीं दे रही है हमारा पैसा। तो इस तरीके के तनाव नहीं होने चाहिए। स्वैच्छिक हो, परसुएसन आप कीजिए, लेकिन थोपिए मत। उसके लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट तैयार कीजिए, डिवीजन मत कीजिए। हिंदी में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ताकि जो टेक्निकल लैंग्वेज हैं आप उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें, हिंदी में प्रोवाइड कर सकें, तो अपने आप लोग इंस्पायर होंगे इसको पढ़ने के लिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको नदर्न स्टेट में करना पड़ेगा। आज ऐसा क्या है कि बेंगलुरु वाले कहते हैं नॉर्थ वाले क्यों आ रहे हैं? हरियाणा में इवन कानून भी आ गया था, वो तो नॉर्थ होकर के भी नॉर्थ नहीं रहा, कि भाई 70% रिजर्वेशन डाल दिया इंडस्ट्री में कि नॉर्थ वाले जो भी हैं हरियाणा के बाहर सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो ऐसा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी का हो, बिहार का हो, बीमारू जो सो कॉल्ड बीमारू राज्य हैं उनका हो, तो जब इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो महाराष्ट्र के कई लोगों से मैं मिला हूँ जो मुंबई से, विदर्भा से इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए नोएडा जा रहे हैं। तो वो लोग यहाँ आएंगे, चेन्नई वाले यहाँ आएंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, ज़रूरत हो जाएगी हिंदी सीखने की, तो भी समस्या कम हो जाएगी। तो ये सिलोज में प्रॉब्लम मत देखिए, ये इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा, मैंने सोचा भाई हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। भले कम्युनलाइजेशन जैसे आप चीज़ें नहीं लिख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कम्युनल है, आप ऐसा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी की तो है नहीं, आप तो स्टूडेंट है। लेकिन 3C की बजाय आप 2C लिख सकते हैं, इसीलिए इसको कट कर दिया। लिख सकते हैं कहाँ पे? चैलेंजेस पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंजेस में आप लिख सकते हैं 2C, क्योंकि आजकल बच्चे 3C, 4C, 5C, 6C के नाम पर फोमो में खेल रहे थे, कह रहे थे कि इनके कंटेंट में बड़ा ABCD है, तो अब डालना पड़ रहा है। लेकिन वैसे कुछ भी नहीं डाल सकते, तो हम जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी कुछ नया देते हैं, इनोवेशन देते हैं, थोड़े से रिलेवेंट भी हैं, उनको उठा के डाल देता हूँ। तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और इसके पीछे तर्क जो है वो मैंने आपको दिया कि एजुकेशन जो है
वो कंकरेंट लिस्ट में है। शुरुआती जो नीति थी ये थी कि नॉन इंटरफेरेंस की, स्टेट को ऑटोनॉमी थी। हाल फिलहाल में देखा गया है कि इसमें सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है थोड़ा सा देखने को मिला है। कॉमर्शलाइजेशन, चूँकि भारत में 55% जो स्कूल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, निजी क्षेत्र में है, वो कॉमर्शलाइज नहीं रहेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉमर्शलाइजेशन बुरा नहीं था तब तक जब तक कि वो सिर्फ कॉमर्शलाइजेशन के पर्पज़ से ना चले। मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो उपनिषद परंपरा से ही चल सकती है, बैजू के व्यापारीकरण से नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि भारतीय समाज और संस्कृति उसके लिए तैयार नहीं है। शुरुआत में आप यूनिकॉर्न बन जाएंगे, लेकिन लेटर लॉन्ग रन में आपको डूबना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका सोल मोटिव प्रॉफिट हो जाता है। तो सोल मोटिव जब प्रॉफिट होगा तो आपके पतन शुरू हो जाएंगे, और ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में निजी स्कूल कर रहे हैं, और इसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए। तो सोनिया गांधी की ये बात कि सेंट्रलाइजेशन हुआ है, कमर्शलाइजेशन हुआ है, काफ़ी हद तक सही है। कम्युनलाइजेशन डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। और सॉल्यूशन जब दीजिएगा प्राइमरी एजुकेशन और बाकी एजुकेशन के लिए, और स्पेशली विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, तो मुझे ये एक मिला 3T। टीचर अच्छा हो, टिफ़िन यानी पोषण अच्छा हो स्टूडेंट का, और टॉयलेट फैसिलिटी स्पेशली फीमेल स्टूडेंट के लिए, तो एनरोलमेंट रेशियो और बाकी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। ये आप तो 3T और 2C आपके लिए यहाँ से टिक था, जो आप फोमो से बचाएगा आपको। ये ऐसा था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य, उसके टारगेट, उसका अचीवमेंट थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो कुछ भी है ये सब PIB के ढेर सारे आर्टिकल, मतलब उनके जो पब्लिकेशन थे उन्हीं का कंपाइलेशन का एक इंटीग्रेशन है। स्कूल एजुकेशन के लिए क्या किया है या क्या विजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और उसके लिए सरकार ने, आप इन डेटा को भले न याद रखो, रिसेंट डेटा है फिर भी आप PM श्री तो याद रख सकते हो, समग्र शिक्षा स्कीम याद रख सकते हो, PM पोषण याद रख सकते हो, फाउंडेशनल लर्निंग और क्यूरिकुलम, जिसे FLN कहते हैं। FLN लिख के आना कीवर्ड है। उसके लिए निपुण भारत जैसी स्कीम है, 4-5 स्कीम और थे लेकिन उसको हटा दिया, और इसका टारगेट है कि 26-27 तक साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता हर कोई बच्चा प्राप्त कर सके। इन्होंने एक फार्मूला बनाया है, वो किताब का जिक्र कर देना, जो इसके कमीशन के मेंबर थे उनकी किताब है, को ऑथरशिप में, नो सिलोज करके किताब है। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया कि कोई भी बच्चा, उन्होंने हिंदी का एक एग्जाम्पल दिया, अलग अलग लैंग्वेज में प्रयोग किया, कोई भी बच्चा अगर क्लास 5th का 55 वर्ड पर मिनट पढ़ के समझ करके आंसर दे पा रहा है तो FLN पास हो गया, इस क्राइटेरिया पे सफल है। ठीक है। ऑथर्स कह रहे थे उसमें देखा कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 3 साल से 5-7 साल तक बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनको ज़्यादा हम एंटरटेनिंग, एक्सपेरिमेंटल, डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो निश्चित तौर पे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो अगर ऐसे में आएगा तो ऐसा कुछ आर्गूमेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि ऐसे में जब आता है, निबंध जब आता है, तो आप ना बगले तलाशने लगते हो, इधर उधर देखने लगते हो, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। आप क्रिटिकल थिंकिंग करते नहीं हो, अपने पास जो संचित ज्ञान है उसका उपयोग ठीक से करते नहीं हो। अभी मैंने कॉपी वैल्यूएशन किया, 2 प्रकार की प्रॉब्लम आई। एक ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन का, एक स्टूडेंट ने बहुत मिस इंटरप्रेट किया था टॉपिक को, मैंने उसको सलाह दिया कि भाई ये आपने ऐसे इंटरप्रेट किया है, शायद इस पे ऐसे होना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक पे हमने निबंध का सेशन लिया था, तो बहुत 4-5-6 घंटे मैंने उस पर बहुत प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, काफ़ी डिस्कशन किया था कुछ और लोगों से। तो उसने कहा नहीं मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया, तो मुझे लगा शायद मिस इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है कि वो सही हो अपने हिसाब से। दूसरा, निबंध लेखन ज्ञान नहीं कौशल का खेल है। अभी अग्नि परीक्षा वाले ग्रुप में फिर से मेरी कॉपी शेयर किया टीम ने, तो अब बार बार चैनल पे शेयर करना अच्छा नहीं लगता, आत्ममुग्धता उससे आती है, बट मैं देखता हूँ कि कोई भी यूट्यूब पे आता है और इनसे सीखिए कैसे निबंध लिखना है, ये टॉपर से सीखिए कैसे, देखो ये कैसे कॉपी लिख के निबंध की IAS बन गए या वॉट एवर पीसेस बन गए। दिक्कत इस बात की है कि निबंध में नंबर, चलो आगे एक बात है, निबंध लेखन जो है ना वो कौशल है, कला है। जब तक वो आप कला आपको नहीं आती है, ज्ञान अकेले आपको निबंध लेखन सिखा नहीं सकता। और कला जो कौशल है वो आएगा कैसे? एक तो कुछ
गोल्डन स्टैंडर्ड हैं, पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर टेम्पलेट्स में नहीं होगा। पेस्टल जो शैली है ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इस टाइप में आपको आर्गूमेंट देने हैं, वैसा नहीं होगा। बहुत पुराना हो गया, और वो उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, डूब रहे हो तो भाई चलो दिन के का सहारा है, उस टाइप का। एक तो गोल्डन स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चिंतन करेंगे, उतना आपका डेवलप होता जाएगा। और इसीलिए भगीरथ में एथिक्स और ऐसे बचा हुआ है। अब इससे बचा के 20 ऐसे लगभग हम लोग कर चुके हैं पिछले 1 साल में। उसकी सब प्लेलिस्ट है, आपके एप्लीकेशन पर भी अपलोड है। तो इतना इससे आपके साथ हमने चर्चा किया है। जब भी मेरा मन थोड़ा सा नीरस हो जाता है तो मैं ऐसे चर्चा करता हूँ आपसे। लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उनके लिए भी अभी एसए और एथिक्स बचा है। दोनों टॉपिक में वैल्यू एडिशन की और एग्जाम्पल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हम दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। और सोचा है कि जो भगीरथ प्लस नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनके अपने तमाम वजहों से, या उनको नहीं पसंद आया होगा, व्हाटएवर, या पता ही नहीं चला, वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम एसए और एथिक्स जो मेक और ब्रेक का काम करते हैं, कम से कम यहाँ सीख तो लें। 10-12-15 दिन की बात है। तो एक फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम FLN की हमने बात कर ली। डिजिटल और इंक्लूसिव एजुकेशन की भी लक्ष्य रखती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसके लिए सरकार ने PM ई-विद्या और दीक्षा जैसे पहल किए हैं ताकि डिजिटाइजेशन किया जा सके एजुकेशन का, और एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जा सके, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके। टीचर ट्रेनिंग और असेसमेंट, दिक्कत इस बात की है कि जो टीचर्स हैं उनके साथ मजबूरी में कई बार टीचिंग में आ जाते हैं। पैसन नहीं होता, पर बेरोजगारी इतनी है कि आ गए, तो अपना तो जीवन खराब ही किया, स्टूडेंट का भी जीवन ले डूबते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाने में। जैसे तैसे वो बस बोझ हल्का करते हैं, पीरियड हो गया तो चलो ठीक है। तो सरकार चाहती है कि कम से कम जैसे भी टीचर आ गए हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे, उनमें क्वालिटी आती रहे। पीरियडिकली हर साल कुछ घंटे का वो कोर्स, चाहे पेडागोगी में, चाहे किसी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में, चाहे कुछ इनोवेशन में, वो ट्रेनिंग हासिल करें और बच्चों को सिखाएं। ऐसा सरकार कोशिश कर रही है। उसी के तहत एक प्रोग्राम है निष्ठा प्रोग्राम। अब निष्ठा प्रोग्राम में भी एक चुनौती, जो मैंने बहुत प्रैक्टिकल चुनौती फेस की, शायद रिकॉर्डिंग में नहीं कहना चाहिए। एक मेरे मित्र थे जिनको एक रीजनल हेड बनाया गया था ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा प्रोग्राम के तहत। तो उनका विजिट था एक स्कूल में, टीचर्स को ट्रेनिंग, स्कूल में नहीं सेंटर पे, ताकि वो टीचर को ट्रेनिंग दे सके। टीचर्स वो प्राइमरी एजुकेशन की, शायद प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के ही थे मोस्टली। प्राइमरी और सेकेंडरी के जो टीचर थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो गए। अब उन्होंने ट्रेनिंग दिया। दिक्कत की बात यह है कि मैं तो पूरे 1 घंटे सोता रहा जब तक वो बोल रहे थे, और वो मुझे स्पेशल गेस्ट के तौर पे लेके गए थे पेडागोगी पे बोलने के लिए। उन्होंने कहा था कि शायद मेरे अनुभव से 2 साल पहले की बात है, कुछ उनको सीखने को मिलेगा। मैंने भी 1 घंटे बोला, बात किया, लोगों को पसंद आया, वो डिफरेंट बात है। लेकिन इससे थोड़ी सी चिंता मुझे हुई कि अगर किसी को रीजनल हेड बनाया गया है ट्रेनिंग देने के लिए, और अगर इतनी पुअर ट्रेनिंग दे रहा है, तो निष्ठा तो अपने आप में निष्ठावान नहीं है, सत्यनिष्ठा पे ही डाउट है, तो किसी काम का नहीं। तो निष्ठा की सफलता थोड़ी सी संदिग्ध लगती। प्रयास बहुत शानदार है, जैसे कर्मयोगी मिशन है, कर्मयोगी प्रयास बहुत शानदार है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। जो गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं जो भी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जिस तरीके से हो रहा है उससे बहुत कुछ खास निकल नहीं रहा है, कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है। तो ये समस्या है। ये इसलिए कमेंट्री कर रहा हूँ ताकि आप इसके अगेंस्ट और इसके फेवर दोनों हिसाब से आर्गूमेंट समझ सकें, सोच सकें। चिंतन जरूरी है, नहीं तो फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कहता है कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, चिंतनपूर्ण, तर्कपूर्ण शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। तो फिर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा और मैं उसके अगेंस्ट ही काम कर रहा हूँ। लिटरेसी एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, कि भाई जो लोग नहीं शिक्षा हासिल कर पाए हैं किसी वजह से, उनको भी शामिल करके, और हम ऐसा करेंगे। हालांकि प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम था, जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा था, इसलिए किया जा रहा था क्योंकि भारत की जो लिटरेसी रेट थी 50-60% के आसपास थी। तो ये कोशिश थी कि जो 40% लोग हैं, अब तो स्कूल उनको भेज नहीं सकते फॉर्मल एजुकेशन में, जो कि उनकी उम्र हो गई 50-60 साल की हो, बट उनको फॉर्मल लिटरेसी हम प्रोवाइड कर सकते। लेकिन अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, और जो लोग नहीं शिक्षित हैं वो अपने 70s में, 80s में, या 60s में है, लेट 60s में,
तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, आता है वो अपने नाती पोतों से काम करवा लेते हैं, अनुभव के सहारे काम चला लेते हैं। हायर एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लक्ष्य निर्धारित करता है और सरकार ने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए क्रेडिट सिस्टम का उपयोग किया कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल का कोर्स शुरू किया और 1 साल बाद आपको किसी भी वजह से ड्रॉप आउट होना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ और कोई वैल्यू नहीं रही और आप ख़त्म हो गए। नहीं, तो आपने जो 1 साल पढ़ाई की है उसका क्रेडिट जुड़ जाएगा आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में और बाद में जब आप चाहेंगे तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करने की कोशिश की ताकि उसमें जो स्टूडेंट हैं वो खुद को ऑनबोर्ड कर सकें, एकेडमिया के साथ इंडस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन किया जा सके, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रणाली लाई जा सके कि भाई आप जब चाहो, जैसे 4 साल का कोर्स है तो आप ठीक है 1 साल की आपको उतना क्रेडिट मिल जाएगा, आप छोड़ सकते हो, आप दूसरी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आपको सिर्फ एक ही टाइप का एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा, तो उस तरीके से बात नहीं है, आप कभी भी बीच में छोड़ भी सकते हैं। और भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम होगा, ये सब तो है। इंजीनियरिंग वगैरह में मध्य प्रदेश ने शुरू किया इंजीनियरिंग और मेडिकल हिंदी भाषा में, वो आपको पता ही है, लैंग्वेज का इंक्लूजिविटी। डिजिटल लर्निंग और गवर्नेंस, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है, स्वयं वगैरह इसमें एक प्रयास। इंडस्ट्री कोलेब्रेशन और रिसर्च, कोशिश की जा रही है कि जो शिक्षा व्यवस्था हो वो एम्प्लॉयबल हो, इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से हो, और ऐसा तब होगा जब इंडस्ट्री कहेगी यूनिवर्सिटीज़ से कि हमें इस तरीके के लोग चाहिए। आप ऐसे एजुकेशन, प्रायोगिक एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन दो, सिर्फ थेरेटिकल एजुकेशन ना दो, और वो भी एजुकेशन नहीं जो 20वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में पढ़ाया जाता था, आज भी वहीं पढ़ा रहे हो जो जर्मनी अब 1930s में, 1940s में पढ़ा रहा था। टीचर्स को भी सिर्फ उतना ही आता है, 20 साल पुरानी किताब मिल गया, उसी को पढ़ करके बच्चों को पढ़ा दिया। रिसर्च, डेवलपमेंट से, इनोवेशन से मतलब नहीं, पैसन नहीं है और साथ में इंस्पिरेशन भी नहीं है। उनको लगता है ठीक है ना, बहुत कुछ कर भी लूँगा तो क्या होगा, पैसन नहीं होगा तो कोई जम के काम नहीं करते, इंस्पिरेशन नहीं होगा तो भी नहीं करता। इंटर्नशिप के लिए भी पोर्टल है, ये सब चीज़ें। इंटरनेशनलाइजेशन एंड कल्चर, भारत में फॉरेन जो इंस्टीट्यूट है वो आकर के अपने कैंपस स्थापित करें ताकि रिसर्च डेवलपमेंट बढ़े, एक्सचेंजेज हो, नॉलेज का, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज हो, ये भी कोशिश की गई। ठीक। और इसके तहत आपको पता ही है कुछ कुछ वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भारत में, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, ये सब स्थापित कर रही हैं अपने ब्रांचेज। ठीक। तो ये इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य थे और सरकार ने इसके लिए ये किया है। जो भी एक एक एग्जाम्पल, आप एक एक डायमेंशन से एक एक एग्जाम्पल, एक एक प्रयास खाली ध्यान में रखो, उतना काफ़ी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे मुझे लग रहा है ये सब हो गया। आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कुछ भी है जो पूछेगा और आपको नहीं आएगा। ठीक, कर लोगे, कर लोगे भाई? यस सर। ठीक। अब मुझे लग रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर डायरेक्ट ना भी पूछे तो भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आए आपके जीएस में या निबंध में भी, तो भी आप इसके एग्जाम्पल, इसके प्रोविज़न का जिक्र जरूर कर दीजिएगा। इससे पता चलेगा आप ठीक ठाक अवेयर हो। ठीक, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितने साल बाद आया? 1986 में आया था लास्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था। ठीक है, और उसके बाद 14 और कितना साल हो गया, लगभग 20 में आए, तो लगभग 34 साल बाद आया दोबारा। तो एम्बिशियस है, और एजुकेशन पॉलिसी एक दो दिन में ना लागू होती है ना एक दो दिन में चेंज होती, कम से कम ये 20-25 साल रहने वाला है। ठीक, ओके। अब एजुकेशन से रिलेटेड और भी जो डायमेंशन है और भी जो टॉपिक हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं। शुरुआत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किया, अब बाकी जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो तो बताओ। ठीक, नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट,
अब एजुकेशन को लेकर के कुछ भी सवाल पूछे, किसी भी जगह पूछे, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उनको कोट कर देना, क्योंकि GS2 में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क को कोट करना ज़्यादा अच्छा वैलिडेशन माना जाता है। तो आर्टिकल 21A आपको पता ही है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। DPSP में भी इसका जिक्र है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब है। ठीक, मुख्य दिक्कत क्या है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके मैनेजमेंट के कौन कौन से डायमेंशन। तो इधर जो इशूज हैं वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है एजुकेशन का ठीक से, वो है, और इधर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है एजुकेशन का, वो है। तो एक्सेस नहीं है सबको और समानता नहीं है। गांव में, झुग्गी बस्ती में बहुत गरीबी और बहुत दूर दराज रहने वाले बच्चों को एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं है। अब भी कुछ परसेंटेज है जो कि फीमेल लिटरेसी बहुत बढ़ गई, फिर भी ड्रॉप आउट रेट 13-14% तो है ही ना। और अगर मिल भी गया एक्सेस तो समानता नहीं है। एक पढ़ेगा दून स्कूल में, एक पढ़ेगा क्या नाम उसका, जो ग्वालियर में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्कूल है, वो क्या नाम, सिंधिया का जो स्कूल है वहाँ पढ़ेगा, और दूसरा बस्ती के प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। तो अंतर तो वैसे ही आ जाएगा। प्रबंधन को लेकर के दिक्कत यह है कि सरकार, पॉलिसी मेकर, सिर्फ सरकार को दोष देना ठीक नहीं। मेरी दृष्टिकोण ऐसी हो गई है आजकल कि मुझे लगता है कि हम हर बात में जो सरकार को दोष देते हैं ना, अपने GS में या अपने आर्गूमेंट में, हमें ठीक से सोचना चाहिए। सरकार अपने आप में इंडिपेंडेंट या अपने आप में कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो बाबू लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो बाकी इंडिपेंडेंट लोग हैं, इनका चिंतन कहाँ गया, इनकी सजेशन कहाँ गए। अगर ये लोग, आखिर पॉलिसी तो यही लोग बनाते हैं, अगर ये लोग ठीक से रिसर्च करके एक 5 स्टार हॉल में ठंडे कमरे में बैठ करके अगर नीतियाँ ना बनाए तो निश्चित तौर पे ज़्यादा उपयोगी नीतियाँ वो बना सकते। लेकिन वो आज तो ChatGPT आ गया है, तो वहाँ से भी वो नीति बना देते होंगे। ठीक है, अदरवाइज टीचर्स की कैपेसिटी को लेकर के इस देश में बात नहीं होती कि टीचर्स कैसे बन रहे हैं इस देश में, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप उनका बायोमेट्रिक लगवा के उनकी अटेंडेंस तो लगा सकते हो, लेकिन पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या समोसा खा रहे हैं, स्वेटर बिन रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा ना। अब सैटेलाइट लगा के थोड़ी उनका देखा जाएगा उनको। क्वालिटी एजुकेशन तभी दे सकते हैं जब टीचर पैशन की वजह से आएंगे। उनकी सैलरी बढ़ाइए, उनको इंस्पायर कीजिए, उनको इंसेंटिव से लिंक कीजिए, तब आएंगे ना। आप उनका ट्रांसफर तो करते नहीं हैं, आप उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तो पैसे खर्च करेंगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे खर्च करेंगे नहीं, तो दिक्कतें तो होंगी। दूसरा, एजुकेशन में इंक्लूसिविटी नहीं है। जैसे कि 2016 का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, वो 16-17 टाइप का, या 16 टाइप का, कितने टाइप का एग्जैक्टली, उतने टाइप का या 19 टाइप का डिसेबिलिटी बताता है। अब कोई बच्चा है, मान लो, जैसे सुना है कि ऋतिक रोशन को भी बोलने में दिक्कत थी, स्पीच थेरेपी लेनी पड़ी। आइंस्टीन को भी दिक्कत थी, तारी ज़मीं पे मूवी आपने देखा है। कोई बच्चा अगर स्पीच डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, या कोई बच्चा अगर इस तरीके की डिसेबिलिटी से गुजर रहा है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाया है कि वो मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में हासिल कर सके एजुकेशन, तो क्या उसके लिए स्पेशल स्कूल नहीं होने चाहिए? और मेगा सिटीज़ में कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो स्पेशल चाइल्ड के लिए एजुकेशन है क्या, स्कूल है क्या? नहीं है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ गया? ठीक है। और आपको 3T बताया, टिफ़िन, टीचर और टॉयलेट। ये फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करते हैं। पोषण मिलेगा लड़कियों को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, टीचर अच्छे रहेंगे तो इंस्पायर करेंगे, और ऑफ कोर्स फीमेल स्टूडेंट को ये दिक्कत बहुत समय तक रही। अब तो शायद स्वच्छ भारत मिशन के बाद ये दिक्कत कम हुई होगी कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो भी ड्रॉप आउट रेट बढ़ा था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में ये भी एक फीचर जोड़ा गया। गवर्नेंस के लेवल पे, जो मैनेजमेंट के लेवल पे जो चैलेंजेस हैं, वो ऑफ कोर्स टीचर कैपेसिटी तो है ही, कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है एजुकेशन को, वो एक चैलेंज है। मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन भी एक चैलेंज है।
इस तरीके से डायमेंशंस में आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसलिए है कि कुछ भी पूछ ले एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं, चर्चा कीजिए तो आप इस वाले डायमेंशन से कर सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछे तो आप उस वाले चर्चा से कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है तो यहाँ से आप कर सकें। तो आप कुछ भी पूछे, मुझे लग रहा है 1 घंटे होते होते एजुकेशन वाला टॉपिक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। एजुकेशन पे सिर्फ 1 घंटा देना है, खत्म हो गया। सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है एजुकेशन सेक्टर में? भारत की जो शिक्षा नीति है वो कहती है 2020 वाली कि हम भाई 6% खर्च करेंगे, लेकिन मैंने इकोनॉमिक सर्वे देखा, फिर बाद में बजट का डेटा देखा, सब मिला करके राज्य और केंद्र सब मिला करके जो खर्च कर रहे हैं 24-25 का डेटा है कि 4.6% ऑफ जीडीपी हम खर्च कर पा रहे हैं, और वो भी तब जब ये रिकॉर्ड खर्चा है। ठीक है, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिंग है वो तो कम है ही जीडीपी के लिहाज से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार भी ये काफ़ी कम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च होता है आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वो और भी कम है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है पिछले कुछ समय में बड़ा अच्छा हुआ है भारत में। टीचर स्टूडेंट रेशियो, जिसको पीपल टीचर रेशियो भी बोलते थे, पीटीआर बोलते थे एक्चुअली, वो जो पीटीआर हुआ करता था वो भारत में बहुत बुरी स्थिति में था। लेकिन पिछले कुछ समय में अलग अलग राज्यों ने टीचर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकाली है, बहुत प्रयास किया है। तो हुआ क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशियो तो बेहतर हो गया। जैसे कि मैंने राज्यसभा में जो सरकार ने रिप्लाई दिया वो डेटा देख रहा था, मतलब उनका जवाब देख रहा था, तो वहाँ से उठाया कि भाई ऑल इंडिया लेवल पे टीचर स्टूडेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पे कितना है, 26, यानी हर 26 स्टूडेंट पे एक टीचर है। अपर प्राइमरी पे 19, सेकेंडरी पे 17 और हायर सेकेंडरी पे 27। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लगभग कमोबेश वैसी है, थोड़ी सी बुरी है हायर सेकेंडरी तक आते आते, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी में स्थिति अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलस स्टेट है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ऑल इंडिया एवरेज के लगभग बराबर है। इसका बड़ा कारण है कि यूपी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया है। दिक्कत, और आप बजट देखेंगे उठा करके तो पिछले 2-3 सालों में या तो हाईएस्ट या तो वन ऑफ द हाईएस्ट जो एलोकेशन है बजट का वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और उसके पीछे जो एक बड़ा कारण है, बजट जो अधिकतर एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है, 4.6% ऑफ जीडीपी पहुंच गया है, उसका कारण है कि टीचर की संख्या आपने बढ़ा दी तो उनकी सैलरी देनी पड़ रही है आपको बहुत ज़्यादा, या पुराने वालों को पेंशन देना पड़ रहा है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, और रिसर्च पे जो पैसा खर्च होना चाहिए था, लैब्स बनाने चाहिए थे, इनोवेशन लाने चाहिए थे, डिजिटाइजेशन लाने चाहिए थे, उस पे पैसा और भी कम खर्च हुआ है। तो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कंप्रोमाइज हुआ है एट द कास्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन। सबको सुलभ हो, समग्र शिक्षा हो, इसकी वजह से या इसके आने की वजह से, या ये है इसलिए क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा कंप्रोमाइज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी दिक्कत है, असर वगैरह क्या कुछ डेटा है देख लीजिएगा। कुछ केस स्टडी है, या ऐसा कोई सवाल हो बहुत थ्योरेटिकल हो तो अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है। अनइवन एक्सेस एंड रीजनल डिस्पैरिटी, एजुकेशन में भी रूरल और अर्बन एरिया में दिक्कत है। एक तरफ तो दिल्ली की जो एक सरकार थी पुरानी, उसने शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प के लिए काफ़ी प्रयास किया और तारीफ भी काफ़ी जगहों पे की गई, हालांकि पॉलिटिकल और वो सब डिस्प्यूट तो होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सामान्य गांव है, नॉर्मल स्टेट्स हैं, नॉर्मल सिटीज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का काफ़ी दिक्कत देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, रूरल अर्बन गैप है, डिजिटल डिवाइड है, जेंडर डिवाइड है, ड्रॉप आउट रेट है। और ड्रॉप आउट रेट में भी जो विमेन है, स्पेशली फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। और ये यूडाइस का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी को एनरोल करना पड़ता है, मैंडेटरी है सभी के लिए, उसका डेटा बताता है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो ड्रॉप आउट रेट है अपर प्राइमरी में, वो लड़कों का है 2.7, लड़कियों का है 3.3, टोटल 3। जबकि सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा जैसे ही आगे पढ़े बच्चे पढ़ने के लिए, वहाँ पे लड़कों का 13 है, लड़कियों का 12 है। ठीक,
इससे पता चलता है कि लड़के आजकल स्कूल ज़्यादा छोड़ रहे हैं। तो बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ वाला स्कीम मुझे लग रहा है अब देश को ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो ये डेटा आप ड्रॉप आउट रेट का यूज कर सकते हो कहीं पे भी, खासकर तब जब आप लिखोगे सोशल डिवाइड इन एजुकेशन। तब लिखोगे कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसका जो ड्रॉप आउट रेट है नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश की तारीफ आप कर सकते हो, यूपी में ड्रॉप आउट रेट कम है, देखो यहाँ पे। और ये इसलिए यहाँ पे कटिंग लगाया क्योंकि डिस्प्यूट हो गया था इस डेटा को लेकर के, तो सरकार ने क्लेरिफाई किया फिर इंडिया यूपी और उड़ीसा को लेकर के कि इनका ड्रॉप आउट रेट क्या है, कम कैसे इतना हो गया। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक और अच्छा ये एक केस स्टडी है जो आप लिख सकते हो कि उड़ीसा में ट्राइबल बेल्ट में, चूंकि ट्राइबल बेल्ट में आपने शेड्यूल ट्राइब का ड्रॉप आउट रेट देखा कितना है, 24% है, जो फीमेल और शेड्यूल कास्ट से भी बहुत ज़्यादा है। तो उड़ीसा में एक मॉडल शुरू किया गया कि जो उनकी रीजनल लैंग्वेज थे, वर्नाकुलर गाली जैसा लगता है, तो रीजनल जो उनकी लैंग्वेज थे, ऐसे स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाया गया, एनरोल किया गया, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दिया गया, तो उनका जो एनरोलमेंट है, अटेंडेंस है, वो 15% तक बढ़ गया। तो ये तरीका हम यूज कर सकते हैं ट्राइबल इलाकों में, जिससे कि हम ऐसा कर पाएँ। तो केस स्टडी आप 2 लाइन का लिख सकते हो और उसको बॉक्स में बंद कर सकते हो। जब भी केस स्टडी लिखना, बॉक्स में बंद कर देना ताकि एग्जामिनर की नज़र जाए। नज़र नहीं जाएगी तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। ठीक है भैया। पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर, अब चिमनी पे, भट्ठे पे कोई पेरेंट्स काम कर रहा है, उसके बच्चे भी वहीं ईंटा ढो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या ही स्कूल जाएँगे, क्या कमाएँगे? हालाँकि अभी पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए हैं, कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर एक बड़ी समस्या तो बनी ही हुई है। क्योंकि जो दिल्ली की झुग्गी बस्ती है उसमें सर्वे हुआ तो पता चला सिर्फ 40% लोग ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरा कर पाते। जेंडर डिस्पैरिटी है। हालांकि ये रिसेंट डेटा में तो बताता है कि ड्रॉप आउट रेट लड़कों से कम ही है, स्पेशली जो सेकेंडरी लेवल है उस पर। ठीक, कम उम्र में विवाह वाली एक समस्या है, उतनी नहीं है बट है भी। हायर एजुकेशन में ज़्यादा है क्योंकि लड़कियों की शादी 18 में होती है, अभी 18 में मान लो नहीं होती है, 23, 24, 25 तक हो ही जाती है। अब ये उम्र जो होती है वो हायर एजुकेशन के या सुपर स्पेशलिटी जो एजुकेशन है उसका एक पीक टाइम होता है, और अगर उसी समय शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर वो एजुकेशन लड़कियां कम हासिल कर पाती हैं। इसीलिए जो टेक्निकल और सुपर स्पेशल जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा एनरोलमेंट और थोड़ा उनका दखल कम है। स्टेम में थोड़ा सा बढ़ा है उनका, लेकिन इसमें कम हो गया है। और सोशल एक्सक्लूजन, कास्ट एक्सक्लूजन तो है ही। डिजिटल डिवाइड, गांव में इंटरनेट कम है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। कोविड में आपने देखा किस तरीके से स्मार्टफोन जुगाड़ करके बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो भी। करिकुलम को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं हैं। करिकुलम बहुत पुराना है। आप देखिए 10 साल पहले जो एक स्कूल में पढ़ाया जाता था, प्राइवेट स्कूल में तो, या कुछ स्कूल में 10,000 रुपये की किताबें आती हैं, लेकिन किताबों की क्वालिटी देखो तो क्वालिटी किताब और करिकुलम की नहीं होती, वो पेजेज की क्वालिटी खाली ज़्यादा होती, बहुत अच्छे, और ऐसे लगता है भाई बस सारी काबिलियत किताब के पेज की कर दी है और बहुत सुंदर किताब बना देते हैं, और उसमें जो होता है वो सब कचरा होता है। तो वो भी दिक्कत है। एनसीईआरटी के हिसाब से भी वो नहीं चलते, न मालूम किससे लिखवा लेते हैं सब कुछ। तो ये रटना सिखाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतनपूर्ण सोच डेवलप नहीं कराते। ठीक है, एनसीटीई तो कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के लगभग 20% टीचर तो योग्य ही नहीं काम करने के। लैंग्वेज बैरियर भी होता है, पॉलिसी और गवर्नेंस के चैलेंजेस भी हैं ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की भी शिकायत है, 15 दिन पहले ही उनका ट्वीट आया कि भाई समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू ना करने की वजह से। और ये बात पार्लियामेंट्री जो पैनल है, संसदीय जो समिति है, वो भी कहती है कि भाई समग्र शिक्षा अभियान का फंड आप नहीं रोक सकते। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को भी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है अंग्रेजी के नाम पे, मॉडल स्कूल के नाम पे और चमक दमक के नाम पे। किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, पर मैं एक्चुअली में बहुत सारे स्कूल में जो ऑब्जर्व कर पाया हूँ कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं, एक पैटर्न सा चल गया है। अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, सुंदर, हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल दिखने या दिखने वाली जो टीचर हैं,
उनके रिक्रूटमेंट ज़्यादा किए जाते हैं। उनकी क्या पैसन है एजुकेशन के प्रति, स्पेशलाइजेशन क्या है, उस बात को थोड़ा कम ध्यान रखा जाता है। तो ये एक समस्या है। लेबोरेटरी रिसर्च पे कम ध्यान दिया जाता है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सभी स्कूल ऐसे नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल का हाल ही है। और फीस वगैरह तो रहता ही है ज़्यादा। कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, जिससे सेंटर और स्टेट के बीच खींचतान चलती रहती है। ठीक है, कुछ समितियां हैं, उनके रिकमेंडेशन है। ठीक है, हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम था जो चर्चा का विषय रहा काफ़ी समय तक, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहा था पीपल पावर्ड इनिशिएटिव। ठीक है, या इसको कह सकते हो कि जन आंदोलित, जन समर्थित, या हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो पीपल पावर्ड इनिशिएटिव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंग्रेजी वाले तो इस कीवर्ड को इस्तेमाल ही कर सकते हो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम था, यूपीएससी की जो पूर्व मेंबर रहीं, उन्होंने शुरू किया था जब वो सेक्रेटरी थी विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट उसमें मिनिस्ट्री में। तो उन्होंने, क्या नाम उनका, एक था परिचित मेरा, उससे यही सवाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पूछ लिया था और ब्लफ कर रहा था लड़का, तो उसको बहुत कम नंबर 120 नंबर के आसपास दे दिया था, क्योंकि उन्हीं की स्कीम थी, तो थोड़ा उनको बुरा तो लगेगा ही। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट वाज इम्प्रूविंग द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन सेलेक्ट क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ये मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है, पढ़ लेना, चूँकि एक्चुअली आर्टिकल मुझे बड़ा पसंद आया। इन 10 ईयर्स द हिट्स एंड मिसेस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, 10 साल हो गए हैं। जनवरी 2025 का आर्टिकल है। शुरुआत में सेक्स रेशियो कैसे इंप्रूव किया जाए, हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये कोशिश की गई थी। इसकी वजह से ये कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन बाद में इसको बहुत सारे उद्देश्यों के लिए यूज किया गया। और उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनके अचीवमेंट क्या क्या हैं। सेक्स रेशियो को जन्म के समय कैसे बेहतर किया जाए, कम से कम 2 पॉइंट की वृद्धि करना है, ऐसा टारगेट था उसका। और 23-24 में इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया। और क्या था, जो मॉर्टेलिटी रेट थी, स्पेशली जो 5 साल तक के बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट थी, उसको थोड़ा सा कम करना था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि जो प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, जिसको आप MMR कहते हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, वो कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी उसने कोशिश की। और गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, इसके लिए भी प्रयास किया। और गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो एक्चुअली में काफ़ी ठीक ठाक हो गया। लेकिन इसकी चैलेंजेस क्या हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो निकल करके आया, CAG ने जो ऑडिट किया। अब ऐसा नहीं कि CAG ने ऑडिट विपक्षी गवर्नमेंट की रहते हुए किया है, सरकार सेम रही जिसने लागू किया, उसी के समय कैग ने ऑडिट किया, तो इसकी विश्वसनीयता पे हम सवाल नहीं उठाना चाहिए। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाई जो टोटल पैसा था ना, वो लगभग अधिकतर जो पैसा था वो प्रचार में खर्च हो गया, बजाय कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में। और रिपोर्ट बताती हैं अलग अलग कि लगभग 56% जो पैसा था, जो फंड था, वो एडवर्टीजमेंट में खर्च हो गया 2015 से 18-19 के बीच में। सिर्फ 25% पैसा ही इम्प्लीमेंटेशन में खर्च हुआ। तो ये एक चैलेंज था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हो गया। एजुकेशन को लेकर के और भी किन किन प्रकार के चैलेंजेज हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, और क्या क्या प्रयास हैं, और क्या क्या डायमेंशन है, उस पर भी बात होगी। तो मुझे लगता है एजुकेशन पे, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात हो, या फिर स्ट्रक्चरल चैलेंजेज हों, एफर्ट्स हों, गवर्नमेंट के बाकी प्रयास हों, वे फॉरवर्ड हो, वो सब आप बता पाओगे अपने एग्ज़ाम में। प्रीलिम में भी अगर क्वेश्चन आता है, समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था, ऐसे फैक्ट भी अगर आते हैं तो भी आप लिख पाओगे। क्योंकि अंत में प्रीलिम की पढ़ाई सिर्फ रटने से तो होती नहीं, तमाम चीज़ें ऐसी जो मेंस के दौरान ही पता चल जाती, पहले भी बोला था। एजुकेशन ख़त्म हुआ, एजुकेशन से ज़्यादा सवाल आने की संभावना है, इसलिए उसको कर लिया। अब हेल्थ है और ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, इसको एक आधे घंटे की रिकॉर्डिंग 2 या 1 में ही 40-50 मिनट की रिकॉर्डिंग में करके अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। कोई सवाल हो तो पूछो भैया, कुछ है? बहुत दिन बाद
लाइव मिलना सर होगा। बोलो आश। सर मतलब ये सरकार सही में सीरियस है इसके लिए कि टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो को सही करने के लिए सीरियस है, या सिर्फ ये मास एम्प्लॉयमेंट का जरिया है सरकार के खिलाफ? कोई भी सरकार 5 साल में आती है तो मास एम्प्लॉयमेंट वो दो ही चीज में देती है, या तो वो कांस्टेबल पुलिस में भर्ती करती है, या तो फिर वो टीचर्स लाती है कुछ जैसे यूपी में 50 हर कोई गवर्नमेंट आती है 5 साल में, वो 50-60 हजार टीचर भर्ती करती है और 50-60 हजार लगभग कांस्टेबल भर्ती करती है। तो मुझे लगता है कि सरकार का इसमें इंटेंशन उसका वो मतलब गड़बड़ लगता है। वो एजुकेशन नहीं सुधारना चाहता है, वो सिर्फ दिखाना चाहता है ऐसा। अब पॉलिटिकल उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं एकेडमिकली देता हूँ। स्टेट लिस्ट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट देखा जाए तो मेजर जो है, जो मेजर जहाँ पे स्कोप ज़्यादा बनता है काम करने का, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट। ठीक, या तो कंकरेंट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, जिन पे स्टेट का काम काफ़ी होता है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे फिर वो? हेल्थ में देंगे, एजुकेशन में देंगे, लॉ एंड ऑर्डर में देंगे। हेल्थ में इतने मेडिकल कॉलेजेज और इतने डॉक्टर्स तो है नहीं कि उनको रोजगार दे दें, इतना पैरामेडिक्स स्टाफ भी नहीं। तो अभी सरकार हालांकि कोशिश कर रही है मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा बनाया जाए। तो कहाँ देंगे? एजुकेशन सेक्टर में देंगे और लॉ एंड ऑर्डर में देंगे, नहीं तो जंगल दरोगा वगैरह भी निकाल देते हैं वैकेंसी। एक तो एकेडमिक जवाब है इसका। दूसरा जवाब ऐसा है कि डिमांड सप्लाई को भी सरकार ध्यान में रखती है। रोजगार तो उसको देना ही है मजबूरी में, लेकिन फिर सरकार देखती है रोजगार कहाँ दे सकते हैं, तो जहाँ पे गैप होगा वहाँ दे सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में पीआरटी बहुत कम था, मतलब बहुत गैप ज़्यादा था, ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा था पीआरटी, तो इसकी वजह से उसमें वैकेंसीज बहुत बम्पर आई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, नदन जो राज्य थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी लॉ एंड ऑर्डर में, तो वहाँ पे भी वैकेंसीज काफ़ी निकाली गई। अब ये सैचुरेट होगा धीरे धीरे, आने वाले 2-5 साल बाद इन वैकेंसी को आप देखेंगे नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। फिर उसके 10-15 साल बाद, 20 साल बाद जब लोग रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने लेट 30s में ज्वाइन किया होगा और रिटायर होना शुरू होंगे, फिर वैकेंसी जम के आएगी। तो ये ट्रेंड देखा गया है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, चूँकि उसके पास रेलवे है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको कहाँ दिखता है? रेलवे में, पोस्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है ना? तो इसलिए वहाँ पे दिखता, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीएपीएफ। इसका जवाब एकेडमिकली ज़्यादा तलाश। ठीक है, ओके। और सर इसमें एक क्वेश्चन है कि मतलब ठीक है, एक डिलीवरिंग एंड पे जो है सरकार डिलीवर कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे बच्चे हैं वो बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन से बच्चे हैं। मतलब एक तो उनके पेरेंट्स वो काम पे जाते हैं लगभग, मतलब वो उनको बहुत वो उनको उनकी शिक्षा से ज्यादा मतलब वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो मतलब इस वजह से भी शायद एक गैप आ जा रहा है। अब ये कहना कि सारे बच्चे मार्जिनलाइज्ड हैं, अ, ये मतलब मेरे कहने का मतलब सरकारी स्कूल में जो मैं मैं अपनी सरकारी तरफ स्कूल की बात वेस्टर्न कर रहा यूपी हूँ। में ट्रेंड देख रहा हूँ सरकारी स्कूल की बात कर कि रहा हूँ। सरकारी स्कूल में वही जाते ये हैं कि साइकिल मतलब है, जिनको बहुत दिक्कत आ ये रही है। साइकिल है आंसू, ये साइकिल है। खराब एजुकेशन सिस्टम होगा, खराब इंफ्रा होगा, तो वहाँ पे लोग, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड लोग हों या अफ्लुएंट लोग हों, दोनों प्रेफर नहीं करेंगे कि वहाँ मजबूरी में जाएंगे। मजबूरी का नाम सरकारी स्कूल टाइप का हो जाएगा। और अगर उनकी इंटरेस्ट कम होगी तो भी शायद सरकार बहुत ज़्यादा या टीचर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। मैंने देखा है जिस स्कूल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, वहाँ टीचर भी थोड़ा सा एनर्जाइज्ड होकर के काम करते हैं। और अभी जो वैकेंसीज रिसेंट में आई हैं, या जो पिछले कुछ सालों में, 5-7 सालों में जो रिक्रूटमेंट हुआ है, मेरे ही कुछ साथ में पढ़ने वाले लोग जो बहुत ही अच्छे थे पढ़ने में, अगर वो किसी भी फील्ड में जाते तो बहुत अच्छा करते, शानदार करते, लेकिन उन्होंने एजुकेशन में आने का, हायर एजुकेशन में पढ़ाने का या बाकी जगहों पर पढ़ाने का फैसला किया। मुझे लगता है ऐसे लोगों से शायद फ्यूचर थोड़ा बेहतर होगा, बस उनको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज क्लासरूम है, टीचर टीचर से ज़्यादा प्रीचर है। और मैं बहुत चिंतित होता हूँ कई बार कि ऐसा ना हो कि मैं टीचर से प्रीचर हो जाऊँ। अगर मैं रिसर्च नहीं करूँगा, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा अपने पढ़ने पढ़ाने की उसमें, तो मैं इर्रेलेवेंट हो जाऊँगा, फिर मुझे कुछ और ही काम करना पड़ेगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, अब क्या कहा जाए उनके लिए, नहीं कर सकते कुछ। ठीक है।
सर इसमें एक चीज जैसे मेरे ध्यान में आ रही है कि रादर देन हम टीचर से हटा के एक अच्छा मैनेजर रखते और हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी तो है ही, हुआ जाके एक डिजिटल बोर्ड या बहुत सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कुछ भी लगा दें तो हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कंटेंट तो प्रोवाइड करा ही सकते हैं। एक मैनेजर रखते हैं, वो कर सकते हैं उधर सबका। आंसू, ये जो तुमने बोला ना, जब मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, तो ये सेम बात मेरे ध्यान में आया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अभी कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि अगले 5-10 सालों में एजुकेशन सिस्टम इतना बदल जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बढ़ जाएगा, टीचर का रोल बहुत कम हो जाएगा। ठीक। फिर मुझे ध्यान आता है कि भाई यूएसए जैसे कंट्रीज़ में, जहाँ खान एजुकेशन जैसे सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे एजुकेशन हब नॉलेज रिपोजिटरी प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा अक्सर जो भी नोबेल लॉरिएट्स हैं, नोबेल पुरस्कार वगैरह जीतने वाले इकोनॉमिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, अभिजीत बनर्जी को ही ले लो जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल जीता, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के चाक से और बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, आप उनकी वीडियो यूट्यूब पे डाल दीजिए, अभिजीत बनर्जी लेक्चर्स, आपको इकोनॉमिक्स की क्लास आपको उनकी दिख जाएगी बहुत सारी। अमर्त्य सेन अब भी, अब तो नहीं, अब तो बूढ़े हो गए हैं, पढ़ाते थे जाकर के फॉरेन में, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। इसके पीछे का कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सहूलियत बहुत देता है रिसर्च करने में आपको आसानी। जैसे जो आज पीआईबी के 4-5 जो पब्लिकेशंस हैं, उनको मैं आज सब कॉपी पेस्ट मार के मर्ज करके और इंटीग्रेटेड तरीके से कमांड दे करके आपके लिए निकाल पा रहा हूँ सब कुछ। ये अगर मुझे सामान्य रूप से करना हो तो मैं कभी नहीं कर पाता। कितने लोगों को रखता है काम करने के लिए? नहीं होता। तो एआई की वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया। लेकिन सिर्फ एआई इस काम को कैसे करेगी? कोई ना कोई, आपने जो कहा मैनेजर रखना चाहिए, तो जो मैनेजर होगा क्या उसको इतनी समझ होगी कि हजारों डेटा फैक्ट, हजारों डायमेंशन, हजारों चीज़ें हैं, उसमें से कौन ज़्यादा रेलिवेंट है, 2025 में कौन सा ज़्यादा आने की संभावना है, किस टॉपिक पे किस तरीके की चीज़ें आने की संभावना है? वो एक्सपीरियंस तो एआई लेके आएगा नहीं। एआई लेकर के आएगा एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि एआई ने 5 साल तैयारी नहीं की है, 4 साल। तो ये समस्याएं देखने को मिलेगी। मैनेजर बेहतर हो सकता है, लेकिन वो मैनेजर होना चाहिए जो एक्चुअली में उसको समझता हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो फ्यूचर है। एक क्वेश्चन और था वीमेन एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब वो सब तो ठीक है कि ड्रॉप आउट रेट उनका बहुत ज्यादा है, ये सब भी ठीक है, कहाँ ज़्यादा है? लेकिन जो विमेन का कहाँ ड्रॉप? डेटा देखा नहीं तुमने क्या? हाँ मतलब वो हायर ये एजुकेशन में उनका बहुत सुधर गया है, एक तो एक लेकिन तो उसमें एक तो सर एक तो मेरा ये मिसकंसेप्शन, मैं कुछ कंटेंट मैंने भी देखे, वहाँ पे जेनेरिकली डाल दिया जाता है। अभी जैसे हम, हमारा ही कंटेंट है, हमारे ही टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जिस लड़की ने इस कंटेंट को डेवलप किया, मैंने उसका मैसेज भी किया कि तुमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को कवर किया है, जस्ट गोइंग थ्रू योर टॉपिक। लेकिन जब मैंने हर टॉपिक को रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे तो होलिस्टिकली पता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा है कि मैं सिर्फ पीडीएफ रट दूंगा, पढ़ दूंगा। तो मैंने देखा भाई ये तो राज्यसभा में जवाब दिया है सरकार ने, और विपक्षी ने सवाल उठाया कि भाई ड्रॉप आउट रेट इतना कम कैसे होगा यूपी और उड़ीसा का। तो वो काउंट, लेकिन अधिकतर लोग क्या करेंगे, वो चैट जीपीटी का माल छापेंगे और कहेंगे विमेन का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ी चैलेंज है एजुकेशन सिस्टम में। अरे भाई डेटा कह रहा है कि नहीं ज़्यादा है। पुरुषों का, अब देखो ना, लड़कों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है, लड़कियों का 12 है, लड़कों का 13 है। तो सर लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा क्वेश्चन है कि जो लड़कियां बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, मतलब जैसे मेरे साथ भी कॉलेज में इंजीनियरिंग में थी, कि बहुत अच्छे से पढ़ ली है, उन्होंने जॉब वॉब भी की है बहुत ठीक ठाक, मतलब अमेजन में, गूगल में बहुत टॉप लेवल पे एकदम जॉब किया उन्होंने। लेकिन क्या होता है कि जैसे उनकी शादी हुई है उसके बाद में वो कुछ समय बाद, जब वो मतलब शादी के बाद वो कुछ समय बाद वो जॉब छोड़ देती है, मतलब पता नहीं क्यों वो फिर जॉब छोड़ देती है। नहीं, इसके लिए एक टर्म है, मुझे वो नहीं टर्म याद आ रहा है, वो टर्म पर्टिकुलर यूज होता है, अगर किसी को पता हो तो बताओ, कि शादी की वजह से या बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी की वजह से, अनूप यार वो ये म्यूट कर दो। बच्चों या परिवार की जिम्मेदारी की वजह से जो फीमेल्स हैं वो अपने करियर को ब्रेक लगा देती हैं, फिर चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे वो सामान्य नौकरी हो। वो टर्म है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता है, आ रहा है। तो सुनो ना सर आसु, वो तो इसके पीछे जो कारण रहे हैं वो पारंपरिक कारण से ज़्यादा प्रैक्टिकल कारण ज़्यादा रहे। प्रैक्टिकल कारण ऐसे है कि आप किसी को चाइल्ड केयर लीव दे भी 2-2 साल का, उसके बावजूद भी एक बच्चे को माँ की जो ज़रूरत होती है, आप क्रे प्रोवाइड करके या जो पिता है उसका सपोर्ट प्रोवाइड करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ऐसे है कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट था ना, वो बहुत कन्वेंशनल तरीके का एम्प्लॉयमेंट था,
कि आपको काम करने के लिए जाना है, नौकरी करने के लिए जाना है, तो आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा, इस तरीके के काम करने पड़ेंगे। जिस तरीके के एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में चेंजेज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आने वाले 10-15 सालों में ये चुनौती पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्यों? ई ऑफिस, हाँ, ई ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, ये और भी तरीके के जो फ्रीलांसिंग जो वर्क हैं। मेरा ही एक मित्र है, उसकी वाइफ ने बहुत अच्छी जगह से एमबीए किया हुआ था, नौकरी करती थी, इन्फोसिस में थी, और छोड़ दिया बीच में नौकरी। और फिर 2 बच्चियाँ थीं, अभी वो थोड़ी-सी 5th वगैरह में पहुँच गईं। अब उन्होंने फिर से काम शुरू किया है, अब वो फ्रीलांसिंग कर रही हैं। अगर आज के जैसा फ्रीलांसिंग माहौल 15-12 साल पहले मौजूद होता, तो शायद वो उस समय भी फ्रीलांसिंग कर रही होती, बच्चों की देखभाल करने के साथ-साथ, जब भी उनको समय मिलता जितना, ताकि उनका जो स्किल है, वो बदलता नहीं। एक तो ये। मैं दूसरी चुनौती को देखता हूँ, अभी तक तो महिलाओं की चुनौती थी, अब मैं पुरुषों के सामने भी एक बड़ी चुनौती देख रहा हूँ। आज जिस तरीके का एजुकेशन आपने हासिल किया, मान लो आपने इंजीनियरिंग किया, आपने कुछ और किया, व्हाटएवर आपने किया। आज के 10 साल, 15 साल तक आप काम करेंगे, आप रिलेवेंट रहेंगे। लेकिन 15-20 साल बाद नए लड़के नए तरीके के कोर्स को करके, नए तरीके के एजुकेशन को हासिल करके, इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से हासिल करके, कम पैसों में वो काम करना शुरू कर देंगे। फिर आप तो हो गए आउटडेटेड, और प्राइवेट सेक्टर में कोई मैंडेटरी थोड़ी, आपको सरकारी नौकरी थोड़ी आपके पास में है कि 3% का सरकार इंक्रीमेंट देगी, थोड़ा ही इंक्रीमेंट करेगी, लेकिन आपको रखेगी, ढोएगी। वहाँ पे आपको फायर कर देंगे, निकाल देंगे। तो जो आप 25 में नौकरी शुरू करेंगे, 40 में भगा दिए जाएँगे। तो ये चुनौती जो महिलाओं के साथ में थी कि भाई नौकरी उन्होंने शुरू की 20 साल, 22 साल, 25 साल में, और 30, 32, 35 में उनको छोड़ना पड़ा ड्यू टू रीजन मेंशन्ड, डिस्कस्ड। लेकिन अब ये चुनौती सबके साथ होने वाली है कि अब उनका जो टैलेंट है, उनका जो स्किल है, वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो आज ज़रूरी है भारत को, स्पेशली इंडिया को, कि 2050-54 तक, चूँकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो ओपन है, हम इस तरीके का स्किल डेवलप करें, स्किल इनकलकेट करें, महिला, पुरुष, बच्चे सब में, कि वो आने वाले समय में पीरियडिकली अप स्किलिंग कर सकें, खुद को रीस्किलिंग कर सकें, इंडस्ट्री के हिसाब से खुद को ढाल सकें। हम ऐसा इकोसिस्टम दें। पीयूष गोयल ने जब कहा कि स्टार्टअप भारत में सिर्फ गरीब लोगों के द्वारा अमीरों के घर में खाना पहुंचाने का काम करते हैं, इस टाइप का स्टार्टअप जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनकी बात में दम तो था, लेकिन इसका आर्गूमेंट ये भी है कि क्या सरकार ने वो इकोसिस्टम दिया है भारत में, जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप कर सकें। तो सरकार का काम फैसिलिटेटर का है, इनविजिबल हैंड का काम है। अगर सरकार इकोसिस्टम देगी, पॉलिसी मेकर इकोसिस्टम देंगे, तो भारत में अच्छे स्टार्टअप आएंगे। तो हम इस तरीके के, जो आपने बताया कि महिलाएं जो हैं, जो मिड टर्म में नौकरियां छोड़ देती हैं अपने पारिवारिक वजहों से, उनका भी ये जो एम्प्लॉयमेंट में गैप है, वो भी खत्म होगा, कम होगा। और पुरुषों के साथ भी, महिलाओं के साथ भी जो चैलेंजेस आने वाले हैं अगले 10-15 साल में, कि 40 होते होते, 45 होते होते नौकरी नहीं रहेगी उनके पास में, सेविंग से काम चलाना सर चलेगा, तो वो भी दग इसमें काउंटर है, वो रिवोल्ट क्यों नहीं करती है वो? मतलब क्या जरूरत है बच्चों की? अपनी इंडिपेंडेंस बेच के बच्चे तो नहीं चाहिए? नहीं, 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 अरे वो कॉम्प्लेक्स मामला है। आप ऐसे इतना इतना आसानी से आप नहीं कह सकते। बड़े-बड़े नहीं यार, सर, अरे बहुत, बहुत, बहुत नारीवादी, बहुत फेमिनिस्ट लोगों को देखा है कि उन पे कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं है। ना पुरुष का दबाव है, ना पति का दबाव है, ना समाज का दबाव है। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से किया। सिर्फ आप लेकिन उसको सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि वो कोई फेमिनिस्ट हर रिवोल्ट चीज़ को नहीं दिखता अरे है हर चीज़ हिस्ट्री को में कुछ भी अरे भैया, पूरा। हर चीज़ को फेमिनिज़्म में नहीं देखना है। मैं ठीक-ठाक फेमिनिस्ट हूँ, बट हर चीज़ को फेमिनिज़्म में नहीं देखना है। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये जो इश्यू है, वो इंस्टीट्यूशनल, सोशल के साथ-साथ ना नेचुरल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं कह सकते, नेचुरल स्टेटस है कि बच्चे का लालन मतलब नहीं हो सकता, है ना? ब्रेस्ट फीडिंग थोड़े पिता कराएगा, उसको तो कराना ही पड़ेगा, बच्चे के साथ तो रहना ही पड़ेगा ना, नहीं बहुत चीज़। वो तो ठीक है, लेकिन सर इंडिपेंडेंस कैसे कोई बेच सकता है? मतलब मुझे मेरी कोई इंडिपेंडेंस मिल रही है लेकिन इंडिपेंडेंस बेचना तो बिल्कुल भी बुरी बात है। वो प्रॉब्लम दूसरी तरफ है। ये जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे कई कारण हैं, तो वो आप सिर्फ एक कारण बता रहे हो, ठीक है? उस कारण को बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए, बाकी कारण को भी देखना चाहिए। और कोई मित्र? एनीवन एल्स? ठीक सर। आज थोड़ा सा सर मैं थोड़ा सा इसको डायमेंशन इसमें नए ओपन करना चाहता, तो बहुत नैरो लेवल पे अभी डिस्कशन हो रहा है इस चीज का। अच्छा। जो एक तो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है यूपी में, वो जो है टोटल अभी 3 साल में गिरा है। अभी हो सकता है आपको लेटेस्ट आरटीआई का कुछ डेटा मिलेगा तो पता चलेगा। दूसरी चीज, इन्होंने अभी जो 12th पास कुछ पैरा टीचर्स रखे हैं जिनको शिक्षा मित्र बोलते हैं लोग यूपी में, अदर स्टेट में भी हैं, अलग अलग नाम से हैं। तो इन लोगों को भी इन्होंने क्या किया है कि कैलकुलेट, मतलब जो रेशियो है उसमें कैलकुलेट किया है, जबकि प्राइमरी का जो 27-28 ये लोग रेशियो दिखा रहे हैं, ये टोटल 32-33 के आसपास, और जूनियर में भी ऑलमोस्ट 30-31 के आसपास।
फिर उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट उसको कवर अप करने के लिए ये चीज कर रही है। दूसरा क्या है कि उन्होंने क्या किया कि अभी तक जितने प्राइमरी स्कूल थे सब में एक हेडमास्टर था, उन्होंने करीब 1 लाख से ऊपर हेडमास्टर के जो पोस्ट है वो खत्म कर दिया। वो हेडमास्टर क्या करता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या कुछ और भी चीजें हैं तो उनमें भी वो सपोर्ट करता था। अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे 2 टीचर है तो एक टीचर 5वीं तक का अगर स्कूल है तो एक टीचर है तो पता चला कि वो कोई विभागीय काम है या डाक लेने के लिए या कोई जल्दी लेटर आप खत्म करें। लेने के लिए या कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए गया हुआ है। एक टीचर के ऊपर 5 क्लास पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कट शॉर्ट। ठीक है। और तीसरा इसमें एक डायमेंशन ये है कि जो ये रेशियो ये लोग दिखाते हैं ये ओवरऑल स्टेट लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, जबकि सही कैलकुलेशन ये है कि ब्लॉक लेवल या फिर ग्राम सभा लेवल पे जो कैलकुलेशन होती है तो उसमें जो ये मिलता है कि बहुत सारे आपके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर क्या है कि जो स्टूडेंट के रेशियो में टीचरों के नंबर्स बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में आप शहरों में जाएंगे तो बड़े शहरों में बहुत सारे प्राइम लोकेशन में जो प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट के या शहर के आसपास हैं वहां पर आपको टीचरों के नंबर्स जो है जरूरत से ज्यादा है। जैसे इलाहाबाद प्रयागराज का आपका एरिया है तो वहां पर आपको आसपास के जो फूलपुर तक है मतलब जो भी स्कूल मिलेंगे तो वहां पर टीचर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये भी एक जो है कि इनकंसिस्टेंसी है इस चीज में। ठीक है, हो गया। और तीसरा सर एक पॉइंट आपने और बोला था कि एक फार्मूला उसने बनाया था कि 1 मिनट में 55 वर्ड्स जो है पढ़ना आना चाहिए। तो इन्होंने अभी जो इसको ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जो है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। तो उसके तहत ये लोग क्या करते हैं कि मतलब उन्होंने बोला कि 5th तक का जो बच्चा हो 55 वर्ड्स को 1 मिनट में पढ़ ले, समझ ले और फिर जो है उसको उसका मतलब मीनिंग अरे समझ अनूप जी, ले। FLN जो है वो यही है, सिर्फ पढ़ना नहीं। FLN जो है वो यही है लेकिन जो सर टेक्निकली आप लेकिन सर टेक्निकली आप ग्रेजुएट बंदा भी हो जो प्रोफेसर हो उसको आप उठा के जो है एक ऐसा दे दो कि एक पूरा पैसेज हो ठीक है। जिसमें कि जो है 55 वर्ड्स हो ठीक है, और वो 1 मिनट के अंदर उसको डायमेंशन पढ़ना भी अनूप है और जी, मीनिंग भी डायमेंशन समझ में आ गया। समझना है और अनूप सब कुछ करना। अनूप जी, बहुत सारे सवाल उन्होंने जो डिफाइन किया है ना वो डिफिनीशन ही अरे गलत बहुत है। सारे सवाल एक साथ हो जाएंगे तो उस पर बात नहीं हो पाएगी ना फिर ऐसे। अब ठीक है, हाँ, इसके तो बाद थोड़ा मैं नए हो गया डायमेंशन के हिसाब से सवाल, मैं रख रहा हो गया आपके जो डायमेंशन थे। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। आप टीचर हैं अनूप जी? नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे घर में कई लोग हाँ, टीचर हैं। तो मेरे दिमाग में आया या तो आप टीचर हैं या आपको फैमिली में टीचर हैं, और ये समझने में मुझे आपके बोलने के 10 सेकंड में ही समझ में आ गया। ठीक, तो ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उस सवाल एक्चुअली आपके दृष्टिकोण से बहुत रिलेवेंट और वैलिड है, लेकिन जो हमने चर्चा किया उसके दृष्टिकोण से थोड़ा समझना जरूरी है। आपने कहा कि जो सर्वे है ना ये ही फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि जो टीचर और PRT जो है, पीपल टीचर जो रेशियो है, स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है, वो हम ओवरऑल ले रहे हैं, हम ब्लॉक लेवल पे या हम जोन लेवल पे या हम पंचायत लेवल पे, जो भी आपने बोला, डिसेंट्रलाइज मैनर में ले नहीं रहे। अब इसका जवाब ऐसे है भाई, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में कोई जवाब देगी, संसद में जवाब देगी, कोई डेटा पब्लिश करेगी, तब वो डेटा कैसा पब्लिश करेगी? नेशनल लेवल पे एक तो पब्लिश करेगी, दूसरा स्टेट लेवल पे करेगी। ठीक है, जब कोई स्टेट पब्लिश करेगा तब स्टेट लेवल पे करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कोई डिस्ट्रिक्ट जब पब्लिश करेगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे। और ना भी अगर ऐसा करे तो भी जो डेटा आता है कंपाइल होकर के, सरकारी डिपार्टमेंट का जो तरीका है, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को अवेयर होगा, तो डेटा कंपाइलेशन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा सेंट्रलाइज पूल है कि उनको सब समझता है। वो नीचे से ही ब्लॉक वाइज पे ही जो BEOs होते हैं वो डेटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर नेशनल लेवल पे उसको पब्लिश किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं है कि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा नहीं है, बिल्कुल डेटा है, लेकिन पब्लिश होने की जहाँ तक बात है, अगर राष्ट्र पब्लिश करेगा तो ब्लॉक का पब्लिश क्यों करेगा? दैट्स वेरी कॉमन सेंस। एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा पैरा टीचर्स जो हैं या जो एडहॉक पे टीचर्स हैं या जो आपने शिक्षा मित्र या और भी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की अलग अलग राज्यों के लिए, आप हेल्थ सेक्टर में जाएं, आयुष के जो डॉक्टर्स हैं 4 लाइन अंग्रेजी ठीक से नहीं लिख सकते, 4 शब्द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के ठीक से नहीं बोल सकते किसी ने। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो बहुत कुछ लोगों को नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ये सच है कि कर लिया 12th, कहीं से भी चले गए, होम्योपैथी में और भी तमाम भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जिसको बोलते हैं वो ट्रेडिशनल फ्रॉड है एक्चुअली।
मतलब पूरी तरीके से वो बेकार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ कहने वाला। लेकिन जितना पढ़ा लिखा, जितने मैंने आयुर्वेदा में एमडी लोगों से मिला, मैं, मेरे एक मित्र हैं जो आयुर्वेदा में एमडी हैं और बहुत उन्होंने आयुर्वेदा में रिसर्च किया है, और वो कहते हैं भाई जितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होना चाहिए नहीं है, सरकार क्यों कर रही है। और बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं इस बारे में, आप एडिटोरियल बटालिया आयुर्वेदा, इशूज इन आयुर्वेदा सिस्टम, इशूज इन आयुष सिस्टम, आपको बहुत सारे रिसर्च मिल जाएंगे। तो जब आयुष वालों को डॉक्टर बना दिया, आयुष वाले क्रिटिकल केयर्स देख रहे हैं, उनको भी डॉक्टर में शामिल किया, और देखते ही देखते भारत में डॉक्टर पेशेंट रेशियो जम के इम्प्रूव हो गया, अच्छा इम्प्रूव हो गया। इवन WHO का जो रेशियो है ना, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, उससे बेहतर स्थिति भारत की हो गई फिलहाल के लिए, जब ना आप गूगल कीजिए। तो जो आप बता रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम में आ गया, और वही प्रॉब्लम रेलवे में, कि परमानेंट लोगों को हटाया और उन्होंने कॉन्टेक्चुअल लोगों को रखा, हर चीज़ के लिए डिसेंट्रलाइज किया, व्हाटएवर कॉन्टेक्चुअल लेवल पे उसको रखा। तो अगर प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम एजुकेशन का नहीं है, ये प्रॉब्लम सिस्टम का है, सिस्टमेटिक है। उसके पीछे कुछ अच्छाई थी, कुछ अच्छी सोच थी, और उसके पीछे कुछ बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ नहीं। शिक्षा मित्र के हिसाब से आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए उसको कोट करना जरूरी है। शिक्षा मित्रों की जब नियुक्ति की गई वो अर्ली 2000 था। अर्ली 2000 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति इसलिए की गई ताकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पे एजुकेशन का बहुत बुरा हाल था, टीचर स्टूडेंट रेशियो तो खराब था ही, लोग एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर ले, इसकी समस्या थी। स्कूल 5-5, 8-8 किलोमीटर तक स्कूल नहीं हुआ करते थे, और योग्य टीचर, स्पेशली जो बीएड किए हुए लोग, जिनको ट्रेंड टीचर जिनको बोला जाता था, BTC, वो मिलते नहीं थे। सरकार ने पॉलिसी चलाई, जिन्होंने बीएड कर लिया नौकरी दे दो, उसके बावजूद भी बीएड और BTC नहीं मिल रहे थे। और ऐसा होने की वजह से सरकार ने कहा जिन लोगों ने 12th पास किया है, कम से कम वो कक्षा 5 के तक के बच्चों को पढ़ा लेंगे, और इसका पैमाना क्या हो उनको नियुक्ति का, कि भाई जिन्होंने 12th में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हासिल किया हो, उन्हीं को ग्राम पंचायत लेवल पे ले लो, ग्राम पंचायत पे ना मिले तो न्याय पंचायत के लेवल पे ले लो। लेकिन जब बाद में नेशनल जो NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जब उसकी पॉलिसी बनी, तब उसमें कहा गया कि भाई जो ट्रेन टीचर्स होंगे वहीं बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो तो आपको सब पता ही होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट टीचर्स हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, उस समय की परिस्थिति डिफरेंट थी, उस समय टीचर्स को लाया गया, लेकिन अब वो 10 साल 15 साल उन्होंने अपनी जवानी गुजार दी इस तरीके से पैरा टीचर्स बन करके। उनको निकाल तो सकती नहीं सरकार, ह्यूमैनिटेरियन वजह से कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जब टीचर स्टूडेंट रेशियो काउंट करेगी सरकार, तो क्या आप ये सोचते हैं कि उनको हटा दे साइड में, जो ट्रेन टीचर्स हैं उन्हीं को सिर्फ काउंट करे? ऐसे नहीं होता है। एक तो सरकार को अपनी पीठ थपथपानी होती है, दिखाना भी होता है, और दूसरा प्रैक्टिकली भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि तमाम उसमें से जो टीचर्स थे शिक्षा मित्र वाले, उन्होंने बाकी भी पढ़ाई की, बाकी भी योग्यता हासिल की, कैसे फिल्टर आउट आप करोगे? नहीं हो पाता है। तो आपका जो डिस्कशन था, है ना, आपने एक टर्म इस्तेमाल किया, अभी तक बड़ा नैरो डिस्कशन चल रहा है, ये है बड़ा सीरियस डिस्कशन, ठीक है। तो उसका जो जवाब है इस सीरियस डिस्कशन का, वो ये है कि ये व्यवस्था हर जगह, ठीक है ना भैया। चलो ठीक है, और किसी का कुछ सवाल हो तो ठीक है, अदरवाइज धीरे धीरे लोग जा रहे हैं तो मैं ही बचूंगा सिर्फ। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? ठीक है, चलो भैया, शुभ रात्रि।